अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं एक राइटर हूँ, पेशावर नहीं। पेशावर से मुराद ये हरगिज नहीं कि जो अपनी कहानियां मुआवजा लेकर दे, बल्कि मैं पेशावर राइटर उसको कहता हूँ जो इदारों के कहने पर उन मौज़ूआत पर कहानियां लिख दे जो उसे खुद भी पसंद ना हो, मगर पैसों के एवज इन मौज़ूआत पर लिख दे। मैं हकीकत पसंद हूँ और जानता हूँ कि कहानियां ऐसी ही लिखी जानी चाहिए जिन्हें अक्ल तस्लीम करती हो कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा दुनिया में हो सकता है। भूत प्रेत असेब को मैं तस्लीम नहीं करता। क्यों? इसलिए जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं, फिर मैं उन्हें तस्लीम क्यों करूं? जब मैं उन्हें तस्लीम नहीं करता, इसलिए मैं उन पर फजूल कहानियां क्यों लिखूं? आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह का राइटर हूं। अदीबों को जरा सा पॉइंट मिलना चाहिए, वो बात का अफसाना बनाने में देर नहीं लगाते। इसमें कोई शक नहीं। अदीब ऐसा ना करे तो फिर वो खाएगा कहां से? कहानियां ही उसकी रोजी का जरिया होती हैं। मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ कि मेरी एक सरकारी इदारे में मुलाजमत है और कहानियां लिखना मेरी मजबूरी नहीं बल्कि शौक है। मैं इस सोसाइटी में जुल्म और ज्यादती देखता हूँ, मेरा कलम खुद ब खुद उन बुराइयों के खिलाफ चलने लगता है। मेरा तबादला एक छोटे से गांव में कर दिया गया। इसमें मेरी खुशी शामिल नहीं थी, बल्कि सजा के तौर पर किया गया था। मेरे अफसरान को मेरा सच बोलना पसंद नहीं था। मैं हमेशा मजदूरों के हक में बात करता, जबकि मेरे अफसर चाहते थे कि मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। हाला गांव में मुलाजमत को जारी रखने के लिए एक रिहाइश की जरूरत थी। फौरी मकान मिल जाना इतना आसान काम नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने ऑफिस के साथियों को इस काम पर लगा दिया। जब तक मकान का बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैंने ऑफिस में रात गुजारने का फैसला कर लिया था। ऑफिस में घर जैसा सलूक नहीं था, मगर मजबूरी थी। मैं अपने अफसरान की मिन्नत समाजत करके तबादले के अहकामात को मनसूख कर सकता था, मगर मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था कि फिर उनकी हाँ में हाँ मुझे मिलानी पड़ती, जो मेरे दिल को हरगिज गवारा नहीं थी। एक हफ्ता गुजर जाने पर भी मेरे लिए मकान का बंदोबस्त ना होने पर मैं अपने असिस्टेंट पर बरस पड़ा। तुम गांव के रहने वाले हो, फिर भी मेरे लिए एक मकान का बंदोबस्त नहीं कर सके? क्या बताऊं साईं, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। इत्तफाक से एक भी मकान किराए का खाली नहीं है। मेरे असिस्टेंट, जिसका नाम मेहरबान था, उसने कहा, क्या एक भी मकान खाली नहीं? इतनी बड़ी आबादी के गांव में एक मकान किराए का नहीं मिल सकता? मैंने मायूसी से पूछा। एक खाली मकान है, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं मकान आपको दिलाऊं। मेहरबान ने नजरें नीचे किए हुए जवाब दिया, अरे भाई वो क्यों? साईं, वो मकान आसेब ज़दा है, उसमें कोई भी शख्स 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता। मैं फिर जानते बूझते आपको क्यों इस मुसीबत में धकेलूं? बस इतनी सी बात है कि वो आसेब ज़दा है। हाँ साईं, यही बात है। मैंने पूछा, उस आसेब ने आज तक किसी को नुकसान पहुंचाया है? अरे साईं, नुकसान तो नहीं पहुंचाया, बस मुख्तलिफ रूप में आकर लोगों को डराता है। मेहरबान साईं, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मुझे आसेब पर बिल्कुल यकीन नहीं। इसे मैं इंसान का वहम तस्वर करता हूँ। हम लोग अनदेखी मखलूक से खौफजदा होना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे बकौल अगर उस खाली घर में आसेब है, लेकिन आज तक उस आसेब ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो कैसा आसेब है? और उससे ज्यादा लोग अहमक हैं। जब आसेब उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, फिर किराएदार क्यों मकान खाली कर देते हैं? इसलिए कि कहीं वो वाकई में उनका नुकसान ना कर दे। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जहां आसेब हो, जिन लोगों ने भी रिहाइश इख्तियार की, उन्हें नुकसान हुआ। मेहरबान ने कहा, मैं भी बचपन से अपने ना जाने कितने वाकयात सुनता आ रहा हूँ, लेकिन सबूत तो आज तक नहीं मिल सका। तुम ऐसा करो, मुझे वो मकान किराए पर दिला दो। मेरी बचपन से आसेब को देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने खुश होते हुए कहा, अगर आसेब ने आपको नुकसान पहुंचाया तो ये मेरा नसीब है। मैंने मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट मेहरबान की तरफ देखकर कहा। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर मेरे इस राह पर उसने मुझे वो आसेब वाला मकान दिखाया। मकान ज्यादा ही पुराना और खंडरनुमा था। किसी में के इस्तेमाल में ना रहने के सबब बेतवज्जही का शिकार था। मकान में सफाई का फुकदान था। मकान भी मरम्मत चाहता था। मेरा भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ सजा का दुरानिया कितना है। जब तक सजा पूरी नहीं होती, मुझे इसी गांव में रहना था। मकान मिल जाने पर मैं अपना मुख्तसर सा सामान ले आया। मेहरबान की तरह मेरे ऑफिस के दूसरे साथियों ने भी मुझे उस मकान में जाने से रोका।
मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे भी आसेब का सुनकर तजस्सुस हो गया था कि मैं देखूं कि आसेब कैसे होते हैं और वो मुझ अकेले आदमी को किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे। रात को मैं सहन में ही चारपाई बिछाकर लेट गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगने पर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। न जाने रात का वो कौन सा पहर था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी चारपाई को धक्का दिया हो। बेख्तियार मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, मगर सहन में कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर नींद उड़ गई थी। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई। सहन में नीम का कदावर दरख्त भी मौजूद था। मेरी बेख्तियार नजर उस पेड़ पर चली गई। दरख्त पर एक बंदर बैठा था जिसके हाथ में लड्डू थे, जबकि पांव में घुंघरू बंधे थे। शायद वो किसी का पालतू था। मगर इस वक्त रात में दरख्त पर चढ़कर क्या कर रहा था और लड्डू लेकर क्यों आया था? मैं सोचों में गुम हो गया। उसने गुस्से से मुझे देखते हुए दांत निकालकर दिखाए। बंदर के दांत दूर से भी चमकते दिखाई दे रहे थे। चांद की तेज रोशनी की वजह से ही मैं बंदर को देख रहा था, वरना अंधेरे में दरख्त पर चढ़े बंदर के दांत देखना तो दूर की बात, उसे देखना ही मुश्किल था। मेरे किसी भी किस्म का रद्द अमल जाहिर ना करने पर वो चीखता चिल्लाता वहां से भाग गया। सिगरेट खत्म हो जाने पर मैं भी दोबारा चारपाई पर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों ने दोबारा से नींद की आगोश में पहुंचा दिया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने ऑफिस के साथियों को रात में बंदर के दरख्त पर आने का वाकया सुनाया। वो एक दूसरे की सूरत देखने लगे। ये बंदर किसने पाला होगा? मैंने पूछा। गांव में तो किसी के पास बंदर नहीं है, मेरे असिस्टेंट मेहरबान ने बताया। कमाल है, फिर वो बंदर कहां से आ गया भाई? मैंने पूछा। वो जरूर आसेब है और बंदर की शक्ल में आपको डराने आया होगा, मेहरबान ने कहा। अच्छा, मुझे वो डराने आया था, फिर मुझसे डर कर क्यों भाग गया? मैंने कहा। ये उसकी तरफ से एक वार्निंग होगी जनाब। अच्छा, वो मुझे वार्निंग देने आया था कि मैं घर खाली कर दूं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। न जाने तुम लोगों को कब अक्ल आएगी। ये इंसान का वहम होता है जो उसे खौफजदा कर देता है, वरना आसेब का दुनिया में कोई वजूद नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। वो मेरी बात पर कुछ नहीं बोले और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। शाम गए। जब ऑफिस से घर पहुंचा, आज मेरे जहन में एक कहानी का प्लॉट आ गया था और मुझे आज उसे लिखना था, क्योंकि अमूमन मेरे साथ ऐसा होता कि अगर मेरे जहन में कहानी का खाका आ जाए फिर उसे ना लिखूं तो फिर वो खाका मेरे जहन से निकल जाता था। रात हो जाने पर मैं सहन में कहानी लिखने के लिए कागज कलम संभाल कर बैठ गया। मैं अभी मुश्किल से 2 सफ़े ही लिख पाया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव के तलवों में कोई गुदगुदी कर रहा है। मैंने नीचे देखा तो एक सफेद रंग की बिल्ली थी जो मेरे पाँव के तलवों पर अपना मुंह लगा रही थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर वो पाँव के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद लगता है तुम भूखी हो। मैं कुर्सी से उठकर बावर्ची खाने की तरफ चलने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने एक खाली बर्तन में दूध डाला और सहन में एक जगह रखकर बिल्ली को उस जानिब मुतवज्जो करना चाहा। बिल्ली सहन में से ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी आई ही नहीं थी। मैं वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कहानी मुकम्मल करने की धुन सवार थी। कहानी मुकम्मल होने पर ही मैंने कलम बंद किया। मैंने एक निगाह दूध के बर्तन पर डाली। बर्तन से दूध गायब था। इसका मतलब था कि बिल्ली खामोशी से आकर दूध पीकर चली गई थी। मैं कहानी लिखने में इतना मगन था कि उसके आने और जाने का मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन से बिल्ली मुझसे मानूस हो गई। वो रोजाना मेरे घर आने लगी। मैं बर्तन में दूध डाल देता और वो दूध पीकर चली जाती। मुझे इस घर में आए 10 रोज हो चुके थे। मुझे किसी आसेब ने तंग नहीं किया था, जिसका मतलब ये था कि इस घर में किसी आसेब का कोई वजूद नहीं। लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। मुमकिन है इस मालिक मकान के मोहल्ले वालों से ताल्लुकात अच्छे ना हो और मोहल्ले के लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस मकान के बारे में ये मशहूर कर दिया हो कि ये आसेब ज़दा है, ताकि कोई भी किराएदार इस मकान में ना आए, और जो आए उससे वो इतना डरा देते हों कि वो वहम में मुब्तला होकर हर गैर मामूली बात को आसेब समझ बैठे। ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि हमारे मोहल्ले में एक खाली मैदान था। गर्मी के दिनों में इसमें बुजुर्ग और बच्चे शाम से रात गए तक बैठ जाया करते। गर्मी के दिनों में मैदान में हवा बहुत अच्छी आती थी, इसलिए गर्मी के सताए अपने जिस्म को ठंडा करने को वहां आते थे। एक शाम मैंने सुना कि मैदान में आसेब आ गया है। मुझे हैरत और तजस्सुस भी हुआ कि अचानक मैदान में आसेब कैसे आ गया। आसेब की खबर से वहां शाम में आने वाले लोगों ने वहां का रुख करना बंद कर दिया। बच्चे भी रात में वहां जाने से कतराने लगे। एक शाम मेरी मुलाकात जहांजेब से हुई। वो मैदान की तरफ आ रहा था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ भाई, यहाँ से कैसे आ रहे हो? वो बोला, मैं काम से गया था। मैदान में सन्नाटा है, आसेब का राज है, मैंने कहा।
हाँ भाई, हकीकत है कि अचानक वहां आसेब आ गया और वो नजर भी नहीं आता। मेरे सामने की बात है कि अचानक से काशिफ के मुंह पर थप्पड़ पड़ा और उसका गाल भी सुर्ख हो गया। हो सकता है उसे किसी मच्छर ने काट लिया हो जिससे उसका गाल सुर्ख हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम हर बात को मजाक में ले जाते हो। दरख्त की शाखों को जोर जोर से हिला रहा था और तुम उसे मच्छर कह रहे हो। वो कहने लगा, मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। लोग आसेब की वजह से मैदान में जाने से कतरा रहे हैं और तुम मैदान से बाहर आ रहे हो। मैंने कब कहा कि मैं मैदान में गया था? मैदान के पास से कई गलियां निकल कर आ रही हैं। उन गलियों से आने का ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं मैदान से आ रहा हूँ। जहाजेब ने मुंह बनाकर कहा। जहाजेब, काशिफ, नजीर, वकार ये शरारती टोला था। बचपन में भी इनकी शरारतें बहुत मशहूर थीं और अब ये ग्रुप शरारतों के हवाले से मशहूर था। आए दिन लोगों को तंग करना इनका महबूब मशगला था। सच्ची बात यह थी कि मुझे जहाजेब की बात सुनकर शक पैदा हो गया कि जरूर आसेब की आड़ में इन्हीं ग्रुप का हाथ है। अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं गुजरा कि रात में दूध लेने घर से निकला कि मैदान के करीब से गुजरते हुए मुझे मैदान से शोर शराबे की आवाजें सुनाई दी। मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि देखूं क्या माजरा है। मैदान में मोहल्ले के लोग जमा थे और जहाजेब ग्रुप की पिटाई लग रही थी। मालूम करने पर पता चला कि मैदान के सामने चंद घर थे। इन घरानों की लड़कियों से इश्किया चक्कर चलाने से उन्होंने आसेब का ड्रामा रचाया हुआ था। मैदान में बड़ों और बच्चों की मौजूदगी में उनका इश्किया चक्कर नहीं चल सकता था। बुजुर्गों को मैदान में बैठने की आदत थी। जब उन्होंने इस ग्रुप को मैदान में मुसलसल जाते देखा तो वो समझ गए कि कोई गड़बड़ है। आसेब मशहूर करने वाले खुद मैदान में क्या करने जाते हैं। और 2 बुजुर्गों ने रात में तारीकी का फायदा उठाकर उनकी जासूसी शुरू कर दी और उस दिन वो दोनों बुजुर्ग झाड़ियों के पीछे उनकी जासूसी कर रहे थे। उन्हें इसकी खबर नहीं थी। ऐसे में काशिफ बोला, देखो हमारी तरकीब कामयाब रही। हाँ भाई, लोगों को भगाने के लिए आसेब का ड्रामा बहुत कामयाब साबित हुआ। जहासेब ने कहा, देख लिए कितने पुरसुकून अंदाज में हमारा इश्किया चक्कर चल रहा है। मैदान में कोई रुकावट नहीं है। हाँ भाई, लोगों की मौजूदगी में हमारा इश्किया चक्कर कैसे चल सकता था। देख लो किस तरह सामने के घर की लड़कियां चलती फिरती नजर आती हैं। कभी न कभी तो हमारी उनसे बात हो ही जाएगी। वकार ने कहा, हाँ भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जहाजेब ने भी लोफराना अंदाज में हंसते हुए कहा। उनकी गुफ्तगू सुनकर वो दोनों बुजुर्ग जो उनकी जासूसी कर रहे थे उनसे बर्दाश्त न हो सका और उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उनका शोर सुनकर घरों से लोग निकल आए और असल बात का इल्म होने पर वो भी उनकी दुर्गत बनाने लगे। मैं जब भी कहीं आसेब के बारे में सुनता तो जहाजेब ग्रुप का वो वाकया मुझे याद आ जाता। रात को मैं सो रहा था कि अचानक किसी लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं तेजी से कमरे की जानिब लपका। कमरे में कोई नहीं था। आवाज बदस्तूर कमरे से आ रही थी। मैं हैरत ज़दा होकर कमरे में देख रहा था कि कमरे में कोई भी नहीं। फिर ये आवाज कैसी है? उस आवाज में बड़ा ही दर्द था। मैं कमरे में घूम फिर कर आवाज की सिमत का तयन करने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। लड़की की आवाज एक कोने से आ रही थी। मैं जब कोने में जा खड़ा हुआ तो आवाज जमीन की तह से आती हुई महसूस हुई। मैं बड़ा हैरान और परेशान हो रहा था कि कमरे में कोई नहीं और जमीन के अंदर से लड़की के रोने की आवाज कैसी आ रही है। या इलाही, ये क्या माजरा है। दिल में खौफ भी महसूस हो रहा था कि कहीं ये आसेब ही ना हो। मैं आसेब को नहीं मानता था, मगर मैं इस हकीकत को भी झुटला नहीं सकता था कि लड़की की दर्द में डूबी आवाज जमीन की तह से आ रही थी। खासी देर आवाज आते रहने के बाद खुद ब खुद बंद हो गई। मैं भी आवाज बंद हो जाने पर बिस्तर पर लेट गया। पूरी रात करवटें बदलते गुजर गई मगर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह हो गई मगर नींद नहीं आई। ऑफिस पहुंचकर दिल ने चाहा कि सारी रात जो मुझ पर गुजरी है वो अपने ऑफिस वाले दोस्तों को बता दूं, मगर ये सोचकर खामोश हो गया कि ऑफिस वाले तमाम लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। मैंने ही उनके सामने इन तमाम बातों के वजूद को मानने से इनकार किया था। मुझे घर पर काम था, इसलिए मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने शहर आ गया। मैं कामों में ऐसा फंस गया कि मेरे जहन में उस आसेब वाली बात आई ही नहीं। बेगम को मेरा इस तरह घर से दूर रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अफसरों से बात करके अपने शहर में तबादला करा लूं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। बेगम, ये इतना आसान काम नहीं है। वो पूछने लगी, क्यों आसान नहीं है? इसलिए कि जिन अफसरान को मेरा तबादला कराना है वो मुझसे नाराज हैं और मुझसे उनकी चापलूसी और खुशामद नहीं होती। अफसरान के तबादले हर साल 2 साल के बाद होते रहते हैं। जैसे ही उनके तबादले किसी और शहर में हुए, नए आने वाले अफसरान से मैं बात करूंगा और अपना तबादला करा लूंगा।
वो कहने लगी, जब नए अफसरान से बात हो सकती है तो जो अब अफसरान मौजूद हैं उनसे आप बात क्यों नहीं करते? नहीं बेगम, ये मेरी अना की बात है। मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहूंगा कि मेरी अना पर कोई ज़रब लगे या मेरी अना मजरूह हो। बेगम मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। वो जानती थी कि मैं जिद्दी तबीयत वाक़या हुआ हूँ, जो फैसला कर लूंगा फिर इससे पीछे नहीं हटूंगा। छुट्टियां खत्म हो जाने पर मैं फिर किराए के मकान में मौजूद था। रात में सफर की थकन से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैं जैसे ही कमरे में बिछी चारपाई पर आराम करने को लेटा, मुझे नींद आ गई। मैं बेसुध सा चारपाई पर सो गया। चारपाई के हिलने पर मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कोई मौजूद है। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो जाने पर मैं घबरा गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, मगर नजर तो कोई नहीं आ रहा था। बेइख्तियार मेरी नजरें दीवार पर टिक गईं। एक साया दिखाई दिया। वो साया मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि दिल अभी सीने को चीरता हुआ बाहर निकल आएगा। साये को गौर से देखने पर मुझे एक झटका सा लगा। साये की शाह कटी हुई थी और सुर्ख सुर्ख खून उसमें से बह रहा था। वो साया मेरे नजदीक आया। उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना था। चेहरे पर बड़ा कर्ब था। ऐसा लग रहा था शाह कटने पर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं कभी खुद को और कभी अपने साये को देख रहा था। अचानक वो साया मुझसे कहने लगा, भाग जा, वरना देख फिर तेरा ये अंजाम होगा। भाग जाने में ही तेरे लिए आफियत है। सोच ले, अभी तेरे पास वक्त है। ये कहते हुए वो साया अचानक से गायब हो गया। कमरे में म्याऊं की आवाज सुनकर मैं चौंका। सफेद बिल्ली दरवाजा खुला रह जाने पर कमरे में दाखिल हो गई थी। मैं ऐसा बेसुध पड़ा था कि मुझे ये याद ही नहीं रहा था कि बिल्ली को दूध देना है। मेरा पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। मैंने चारपाई से उठकर पहले बिल्ली को दूध दिया और फिर खुद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मैं उस वक्त वाकई बहुत खौफजदा हो गया था और खुद को कोसने लगा कि मैंने जल्दबाजी से काम लिया। थोड़ा और सब्र करता तो शायद कोई दूसरा मकान मिल जाता। सोने के लिए ऑफिस भी कोई बुरी जगह नहीं थी। जब चौकीदार ऑफिस में सो सकता है, फिर मेरे वहां सोने में क्या मसला है? जो होना था वो तो हो चुका। अब वैसे ही लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं था। मैंने सिगरेट निकालकर सुलगाई और पीने लगा। 1 2 3 गर्ज कई सिगरेट पी गया। मैं सिगरेट पीने का आदी जरूर था, लेकिन एक वक्त में इतनी ज्यादा सिगरेट नहीं पीता था जितनी आज मैंने पी थी। सिगरेट पीने का यह फायदा हुआ कि मेरे जहन पर जो खौफ के सबब दबाव था वो कम हो गया था। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटा, नींद ने आ दबोचा। फिर सुबह होने पर ही आंख खुली। उठने पर मुझे रात का वाकया याद आ गया। रात उस आसेब ने मुझे घर खाली करने का इशारा दिया था। मेरे घर खाली कर देने पर दफ्तर में मेरी बड़ी बेइज्जती होती। मुझे इस मसले का हल इस तरह निकालना था कि मैं घर भी खाली कर दूं और मेरी बेइज्जती भी ना हो। यही सोचते हुए मैंने दफ्तर के साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे और कितने दिन इस आसेबी मकान में रहना पड़ेगा? मेहरबान यानी मेरे असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बॉस, क्या आपके आसेब ने डराना शुरू कर दिया आपको? मैंने कहा, मेरी आसेब से मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता हूं इससे पहले कि आसेब से मेरी मुलाकात हो मैं मकान खाली कर दूं। मैंने वैसे ही बात बनाई। साईं, मेरा मशवरा है कि जब तक आपको आसेब तंग ना करे मकान में रहते रहें। जब वो आपको घर खाली करने का कहे तो आप कहना कि किराए का मकान दिला दो तो मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। मेहरबान ने कहा। उसकी बात में काफी वजन था। इस तरफ तो मेरा जहन गया ही नहीं था। मेरे साथियों को आसेब की धमकी की बात बताने पर वो मेरा ही मजाक उड़ाते कि तुम तो आसेब को मानते नहीं थे, फिर ये कैसे आसेब से डर रहे हो? मेहरबान की बात मुझे समझ में आ गई और अब मुझे यही करना था। रात को मैं जहनी तौर पर तैयार था कि मुझे आसेब से बात करनी है। पूरी रात खैरियत से गुजर गई। आसेब ने मुझे परेशान नहीं किया। अभी फजर की नमाज होने में वक्त था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई लड़की बड़ी दर्द भरी आवाज में रो रही है। रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरी चारपाई से कुछ फासले पर एक हिंदू लड़की खड़ी रो रही थी। उसके पास ही बैठी एक हिंदू औरत सीना को भी कर रही थी। उन्हें सहन में देखकर मुझे सख्त हैरत हो रही थी कि वो किस तरह से घर के अंदर दाखिल हो गईं। बाहर का दरवाजा तो बंद था। मैंने जरा हिम्मत से काम लिया और उनसे बात करने का सोचकर उनसे मुखातिब हुआ, भाई कौन हो तुम? वो कहने लगी, हम भटकती हुई आत्माएं हैं और तुमने इस मकान में आकर हमारा सुकून नष्ट कर दिया है। मैंने कहा, मैंने किस तरह तुम्हारा सुकून बर्बाद किया? वो कहने लगी, हमें जिंदा मर्दों से सख्त नफरत है और जब किराएदार इस मकान में रहने आते हैं तो हमें बहुत क्रोध आता है, यानी गुस्सा आता है, और हम उन्हें डराने के लिए मुख्तलिफ रूप बदल बदल कर उनके सामने आते हैं ताकि वो किसी तरह डर कर मकान खाली कर दें और हमें उनकी सूरतें देखकर गुस्सा ना आए।
इसका मतलब है कि तुमने किराएदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा, जब भी किराएदार इस मकान में टिकते नहीं। मैंने कहा, हम आत्माएं भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाती हैं, हम तो सिर्फ डराती हैं। और इंसान को अगर किसी किस्म का नुकसान हो जाए या वो हमारी बदली हुई सूरत देखकर खौफजदा होकर किसी चीज से टकराए या गिर जाए, तो वो समझता कि हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। जैसे हम तुम्हें कई दिनों से डरा रहे हैं, मगर तुम इतने सख्त दिल हो के डरते ही नहीं, वो औरत कहने लगी। मेरे जहन में भी यही बात है कि आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरा। मेरी एक समझ में बात नहीं आई कि तुम मर्दों पर इतनी खफा क्यों हो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा। जालिम मर्दों ने ही हमें इस हाल तक पहुंचाया है। मैंने पूछा, वो कैसे? फिर वो कहने लगी कि मेरे पति के मरने के बाद घर की जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पर आ गिरा। मैंने मुख्तलिफ घरों में मासी का काम संभाल लिया। इस काम से घर का गुजारा चलने लगा, पहनने को पुराने कपड़े मिल जाते। सावित्री यानी मेरी बेटी मेरा सब कुछ थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, मुझे उसकी शादी की फिक्र खाने लगी। जहेज में देने को कुछ भी जमा नहीं था। मेरे पास जो जेवर और गहने थे वो मेरे पति की बीमारी पर लग गए। अब मेरी यही कोशिश थी कि मेरी बेटी सावित्री के जवान होने से पहले पहले जहेज के नाम पर कुछ सामान जमा कर लूं। बेटी के फर्ज से इंसान जितना जल्दी फारिग हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मुझे क्या खबर थी कि किस्मत मेरे साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली है। मैंने कुछ रकम जमा हो जाने पर चंद बकरियां खरीदी और उनका दूध बेचने लगी। दूध से आने वाली रकम जमा करने लगी ताकि जहेज की तैयारी में उससे मदद मिल सके। इन बकरियों को घास चराने को सावित्री जंगल में ले जाती और शाम गए तक बकरियों को वापस ले आती। सावित्री के कद निकालने से वो बड़ी बड़ी लगने लगी थी। मुझे सावित्री ने बताया कि गांव के लड़के उसे छेड़ते और मखसूस किस्म के इशारे करते। सावित्री नादान और ना समझती, लेकिन मैं समझ गई कि इन मखसूस इशारों के क्या मतलब हैं और वो क्या चाहते हैं। मैंने सावित्री को बकरियां जंगल में ले जाने से रोक दिया। बकरियों के लिए चारा मैं खुद जंगल से लाने लगी थी। जब गांव के लड़कों ने देखा कि सावित्री बकरियां जंगल में ले जाने से नहीं आ रही, तो उन्होंने गली के चक्कर काटने शुरू कर दिए। अक्सर वो घर में पत्थर फेंकने लगे। मैंने जब उन्हें डांटा तो उल्टा वो मुझ पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि सावित्री हमें खुद बुलाती है, हमें डांटने के बजाय अपनी बेटी को समझाओ। ये वही बात थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके बुजुर्गों को बताने पर भी कोई फायदा न हुआ और वो भी कसूरवार मेरी बेटी को ठहराने लगे। नाचार और मजबूर होकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि पत्थरों से सर टकराने का कोई फायदा नहीं। मैं घर से निकलते हुए दरवाजे को ताला लगाकर जाने लगी ताकि कोई मेरे पीछे से कोई धोखे से दरवाजा खुलवाकर सावित्री को नुकसान न पहुंचा दे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं जितना एहतियात से काम ले रही हूँ ये सब कुछ किया धरा यही रह जाएगा। वो रात हमारे लिए बड़ी दर्दनाक रात थी। गर्मी के दिन थे। मैं और सावित्री सहन में खुले आसमान तले गहरी नींद के मजे ले रहे थे कि अचानक चंद लड़के घर में कूद गए। मुझे होश जब आया जब वो मुझे रस्सियों से चारपाई पर बांध रहे थे। नींद से बेदार हो जाने पर जब मैंने बोलना चाहा तो उन्होंने मेरे मुंह में रुमाल ठोंस दिया। मुझे उन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कुछ करती। वो सावित्री को घसीटते कमरे में ले गए और न जाने किसी इतनी देर तक उसे नोचते रहे। उसकी चीखें मुझे सुनाई देती रहीं। मैं उस रात की तारीकी के भेड़ियों से अपनी बेटी को ना बचा सकी। फिर सावित्री की चीखें आना बंद हो गईं। शायद वो बेहोश हो चुकी थी। नशे में मदहोश उन लड़कों ने जब मुझे बताया कि सावित्री हर किस्म की तकलीफ से निजात पा गई है, तो मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं बोल ही ना सकी। वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए मेरे मुंह से रुमाल निकाला और रस्सियां भी खोल दी। मैं दौड़कर कमरे में गई तो देखा कि सावित्री बेहोश पड़ी थी। मैं गुस्से से चीखी, जलील लड़को, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी बेटी कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमारी बात गौर से सुनो। तुम्हारी लड़की दुनिया के सब दुखों से आजाद हो चुकी है। मेरा मतलब है कि ये दुनिया ही छोड़ चुकी है। मेरे मुंह से चीख निकली, क्या? ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने हमारे मुतल्लिक किसी को कुछ बताया तो समझ लो फिर तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए जिंदगी प्यारी है तो अपनी जुबान को बंद रखना। गांव वाले पूछे तो कह देना कि लड़की की तबीयत खराब हो गई थी और फौरन मर गई। ये कहते हुए वो नशे में धुत घर से बाहर चले गए। बेटी के मरने का सुनकर किसको होश रहता है। मैं गुस्से में भरी उन्हें मारने को दौड़ी। उसी वक्त मेरे हाथ में एक ईंट आई तो मैंने एक दो लड़के के सर पर दे मारी। ईंट उसके सर पर लगी, वो चकराकर जमीन पर गिरा। उसके साथियों ने जो ये मंजर देखा तो वो गुस्से में मेरी तरफ लपके। उनके पास खंजर थे। खंजरों के वार करके उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया और मेरे बेसुध होने पर उन्हें होश आ गया। उनमें से एक बोला कि अब क्या करें, दूसरा बोला भाग चलो।
बेवकूफ, ये एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुए हैं। कहीं पुलिस तफ्तीश करती हुई हम तक न पहुंच जाए। तीसरे ने कहा, हमें इनकी लाशें छुपा देनी चाहिए, अभी रात बहुत बाकी है। एक लड़के ने कहा। उसकी बातों पर सब ने इत्तेफाक किया और उन्होंने कमरे में गड्ढा खोदकर सावित्री और मेरी लाश को दफन कर दिया। ये काम करके वो फरार हो गए। घर का दरवाजा वो खोल कर गए थे, इसलिए किसी का जहन इस तरफ गया ही नहीं कि हमें कत्ल करके घर में दफन कर दिया गया है। मोहल्ले वालों की तरफ से हमारी पुरस्रार गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने पर पुलिस ने रस्मी कार्रवाई करके मुकदमे की फाइल बंद कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उन आवारा लड़कों ने घर पर कब्जा करने की गर्ज से घर में आना शुरू कर दिया। उनका घर पर कब्जा करके अयाशी करने का प्रोग्राम था। हमारी आत्माएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हमें चूंकि हमारी रसूमात यानी क्रियाक्रम के बगैर दफन किया गया था, इसलिए हमारी आत्माएं भटकती रहीं। हम माँ बेटी उनके जुल्म का शिकार हो गईं। इसलिए ये किस तरह बर्दाश्त करती कि वो हमारे घर पर अयाशी का अड्डा खोल लें। इसलिए हमने उन्हें डराना शुरू कर दिया। वो घबरा गए और फिर यहाँ से भाग गए। उन्होंने इधर का रुख फिर नहीं किया। खाली घर देकर पड़ोसियों ने इस पर कब्जा कर लिया। उन्हें भी हमने तंग किया, इसलिए उन्होंने घर पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए घर को किराए पर देना शुरू कर दिया। हर किराएदार इस घर को आसेब ज़्यादा समझकर भागने लगा और फिर एक दिन आया कि कोई भी किराएदार इस घर में आने को तैयार नहीं होता था। हम जो चाहते थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया। जिन लड़कों ने हमारे साथ जो जुल्म किया था वो भी जहरीली शराब पीने से मर गए। उस दिन से हमें मर्दों से जो नफरत हुई है उसमें कोई कमी नहीं आई। हमें इस घर में मर्दों का वजूद पसंद नहीं। तुम्हारे आने से हमने यही सोचा था कि तुम भी आसेबी चक्कर समझकर इस घर से भाग जाओगे, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हें आसेब पर यकीन नहीं है या आसेब से डरते नहीं हो। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, मुझे वाकई आसेब पर यकीन नहीं था, लेकिन इस घर में आने के बाद मुझे यकीन आ चुका है कि दुनिया में आसेब का वजूद मौजूद है। मैंने कहा। वो बोली, फिर तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? मैंने कहा, मुझे किराए का कोई मकान नहीं मिल रहा, इसलिए मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये कहते कहते वो रुक गई। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, वरना क्या? तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इस बात का इतराफ तुमने खुद किया है। वैसे भी तुम्हारे साथ जिन लोगों ने जो जुल्म किया था वो जहरीली शराब पीकर मर चुके, फिर तुम क्यों दूसरे मर्दों से नफरत करती हो? मैंने कहा, इसलिए कि हम पर मर्दों ने ही जुल्म किया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दूसरे मुर्दों की तरह सुकून की नींद सो जाओ? हाँ, ऐसा हो सकता है। वो कहने लगी, अगर हमारे ढांचों को जमीन से निकालकर हमारी रसूमात पूरी कर दी जाएं। ठीक है, मैं तुम्हारी रसूमात पूरी किए देता हूँ, मैंने कहा। वो गुस्से से बोली, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं भी गुस्से में आ गया। मैंने कहा, मुझे कौन रोकेगा? मेरा गुस्से में आना बचा था। जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की थी वो खुद अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। फिर वो दूसरे लोगों को घर में क्यों नहीं रहने देना चाहती थी? दूसरों ने उनका क्या बिगाड़ा था? मेरा भी कुछ पता नहीं था कि मैं इस गांव में कब तक रहता हूं और इस किराए के मकान से अच्छा मकान कहां मिल सकता था। उन दोनों माँ बेटी को सुकून की नींद सुलाना जरूरी हो गया था। पेश इमाम और मोहल्ले के लोगों के मशवरे से उन दोनों माँ बेटी के ढांचों को जमीन से निकालकर चिता के सुपुर्द कर दिया गया। इलाके के लोग मुझसे खुश हो गए थे। मैंने वो काम कर दिए। पहला काम उनका कि दोनों माँ बेटी की पुरस्रार गुमशुदगी का राज से पर्दा उठा दिया, और दूसरा काम कि इस घर से आसेब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं काफी खुश और मुतमईन था कि मैंने जो काम किया है उसके नतीजे में इस मकान में सुकून के साथ रह सकूंगा जब तक मेरा तबादला शहर में नहीं हो जाता। मुझे कोई दूसरा किराए का मकान ढूंढने की जरूरत नहीं रही। ऑफिस के साथियों पर मेरी धाक बैठ गई कि मैंने आसेब का डट कर मुकाबला किया और बिल आखिर आसेब को इस घर से निकाल बाहर फेंका। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।